Let us start on this beautiful day a बेहतरीन टॉपिक। 5 तारीख तो भाई 9 तारीख आने वाली है। तो कभी तो मैं तुम्हें रोज याद दिला रही हूँ। मुझे रोज याद था। टेस्ट है तुम्हारा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट का टेस्ट है। वाह भाई, आई अप्रिशिएट for the test. Now it's high time to do the test ना। नहीं बेटा, मैंने कल रात को उठाई थी। वो लॉक ही बन गई। क्या बन गई? नोट्स है क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक। ये सब नोट्स लिख के मैं सोच के गई थी। और मैं इसी बात की खुशी थी। नहीं, आपका क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया। आज या कल ये प्रिंटिंग में चला जाएगा और 1-2 दिन में प्रिंट होके आ जाएगा। टेस्ट हमारा हो जाएगा। हैं? कल रात को उठाए थे, फिर मैंने कहा यार क्वेश्चन बैंक फॉर्मेट कर लूं पहले। लॉ का मुझे भूल गया क्या किया वो। सुबह ऐसी भयंकर बात करा दी यार, दिन की शुरुआत करनी है तो सॉरी। चलिए जी, लेट अस स्टार्ट विद द पार्टनरशिप अकाउंट्स। आई होप ये आपका पुराना अच्छा दोस्त है और आपको ये टॉपिक थोड़ा बहुत आता होगा। अगर आप मुझे ये कहें मुझे ये नहीं आता है तो मुझे खासा अच्छा नहीं लगेगा आपके मुझे सुनना। हमें भी नहीं लगेगा। हिलाना पड़ेगा पानी से। पार्टनरशिप अकाउंट, जैसे कि आप जानते हैं, पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर वी हैव मोर देन one person who is doing this business. So whenever there is more than one person, that's called a partnership with a maximum limit of 50 as per Indian Companies Act 2013. Rule number 10 of Indian Companies Act 2013 maximum permits the partner limit to be 50 and minimum partners shall be 2. हाँ, हो सकता है जब पार्टनरशिप बहुत बड़ी हो जाए, मैक्सिमम लिमिट है। नहीं, 50 के ऊपर जाओगे तो आपको पार्टनरशिप फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, फिर आप कंपनी की तरफ जाओ। एज पर 100 सर, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट्स मैक्सिमम 100 पार्टनर्स, but Indian Companies Act permits maximum 50 partners, so we take the limit of 50. चलिए कुछ बेसिक पॉइंट्स लिख लेते हैं। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट entered by all the partners concerned. पार्टनरशिप टेक्निकली एक एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल हो जाता है लॉ के द्वारा और वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नहीं, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट can be A part oral and B part written. Whenever there is a oral partnership agreement, it cannot be challenged in the court of law. Whenever there is a written agreement, it is called partnership deed.
So the written agreement is called partnership deed. Partnership agreement must be done shall be done for business. मान लीजिए हम 6 लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी, तो हम 6 लोगों के द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी विल मेक को ओनर्स नॉट पार्टनर्स. हाँ, बिजनेस है, अगर आप कहो प्रॉफिट मेकिंग है प्रॉफिट मेकिंग है, आई डोंट डिनाई, बट रेगुलर नहीं. तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट के लिए करी जाती है रेगुलरली नहीं करी जाती, सर वो भी रेगुलर एक्टिविटी थोड़ी है. रेगुलर इनकम आ रही है, रेगुलर एक्टिविटी का मतलब आप यही काम करते हो. फॉर एग्जाम्पल टीचिंग इज अ रेगुलर एक्टिविटी फॉर मी. अगर मैं किसी टीचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि आप मेरे साथ इतने टाइम तक बिजनेस करेंगे, तो वो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. पता नहीं सर, मैं तो खुद सर, मैं तो खुद एम्प्लॉई. सर जब मैं एम्प्लॉई हूँ तो सारे एम्प्लॉई हैं. तेरे को नहीं पता ये बातें क्या? ये बातें पूछते ना. नहीं सर, नहीं सर. देयर मस्ट बी अ प्रॉफिट शेयरिंग ratio. It can either be explicitly expressed in the contract or the contract might be silent on it. If the contract is silent, we assume it to be equal. If the contract explicitly says कि ये partnership deed में profit sharing ratio है, तो सर वही profit sharing ratio है. It brings unlimited liability of partners. It brings unlimited liability of partners. Now, what do we mean by unlimited liability of partners? It will be explained by Mr. Samar. Liquidate over partnership. So the assets come by that. So तो अगर फर्म के पास इतने एसेट्स नहीं हैं कि वो अपनी लायबिलिटीज पे कर सके, तो पार्टनर को अपने एसेट बेच के फर्म की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी. एग्रीड? नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अभिषेक. इन केस पार्टनर्स के पास भी इतने एसेट्स नहीं है कि वो फर्म की लायबिलिटी पे कर सके, तो बात खत्म हो जाएगी. मतलब जितने थे बाकी तो वो. नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन. अगर पार्टनर के एसेट हैं और पार्टनर की खुद की भी कोई लायबिलिटी है, तो पहले वो अपनी लायबिलिटी पे करेगा या पहले वो फर्म की लायबिलिटी पे करेगा? फर्म. सही है गलत? फर्म. नहीं तो पर्सनल करे ना, उसके बाद फॉर्म की करे. सर हाँ, बड़े दिनों से सुबह मांडे की दिनों में देख. Unlimited liability of partners qualifies them to pay the liability of a firm, but after the payment of personal liabilities. अपनी पर्सनल लायबिलिटी पे करने के बाद जो बचेगा वो दिया जाएगा फर्म को. अपने पर्सनल लायबिलिटी छोड़ के आप कभी भी नहीं दोगे फर्म को. यहां देखिए, there is a firm and we have A as a partner and B as a partner. Let's take a simple case.
we have asset. Firm has an asset base of around rupees 50 lakh with a liability of rupees 65 lakh. So technically, there is a deficit of rupees 15 lakhs. And this 15 lakh has to be met by A and B respectively. Agreed? A has an asset of rupees 30 lakh and a liability of rupees 20 lakh. So technically, A has a surplus asset of rupees 10 lakh. Now the surplus asset of rupees 10 lakh from A will be entitled to meet the liability of the firm, not the total asset of the A liability. Whereas on the other hand, B has a total asset base of 40 lakhs and a liability of 30 lakhs. It will have a surplus asset of 10 लाख. अगर ये सिनारियो है और पीएसआर नहीं दे रखा तो 7.5 लाख रुपए ए भरेगा. ऐसे अलग कलर के पेन से भी लिख सकता हूं. 7.5 लाख रुपए ए भरेगा और 7.5 लाख रुपए बी भरेगा और 15 लाख रुपए फर्म को. So A will be an owner of 2,50,000 and B will be the owner of 2,50,000 after the dissolution. क्या ये बात समझ आई है? तो A के जो एसेट है वो पहले अपनी लायबिलिटी पे करेंगे फिर फर्म की लायबिलिटी पे. हर इंसान अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए पहले लायबल होता है और बाकी दूसरों के लिए. यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? ये आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा. सारे पॉइंट. बिजनेस इज कैरिड ऑन by all or any one of them acting for all. This is called agency relationship. This is called agency relationship. So decision of one is binding on all, decision of all is binding on one. हम किसी भी बात पे डिनायल नहीं कर सकते कि ये काम मैंने नहीं करा, मेरे पार्टनर ने करा है. He is liable or she is liable. जो पार्टनर करता है पार्टनर के एक्ट के लिए सभी पार्टनर लायबल हैं, सभी पार्टनर के एक्ट के लिए वन पार्टनर. इट्स अ वेरी सिंपल केस. हम सब एक दूसरे पे एक लायबिलिटी बांध के बैठे हुए हैं. इसे हम प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कहते हैं, जो कहता है वन एक्टिंग फॉर ऑल एंड ऑल एक्टिंग फॉर वन. मुझे लगता है इसके आगे इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. ये आता है. हम्म ये लिखा आपके बुक में. maximum number of partners as per rule 10 of Companies Incorporation Act 2014. Sorry. Sir, it's not 13, it's 14.
हम्म, कुछ अमेंडमेंट्स 14 में भी हुई हैं। सर कंपनी एक्ट 2013 है, बट उसके अंदर कुछ मेजर अमेंडमेंट 14 में भी हुई। हाँ, चलिए, नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, माइनर एज ए पार्टनर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग 18 साल से बड़े हो गए होंगे अब तक। सर ये भी होने वाली है मैच में, तो टाइम है। अगले हफ्ते तक। हम सेलेक्ट हो जाओ। कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। मैं तो बचपन में हो गया था। कर दे बेटा। माइनर एज ए पार्टनर नहीं। माइनर सिर्फ उसके लिए होता है ना। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, माइनर लॉस बियर करवाता है। तो माइनर को आप कुछ कह भी नहीं सकते ना, टेक्निकली कोई भी बावड़ा आदमी कुछ भी कर सकता है। सही है ना, ओके बावड़ो। नहीं बेटा, वो बिजनेस खुलवा भी देंगे तभी तुम कर नहीं सकते। माइनर मैं तो कर सकता आप कर सकते हो। 18 साल से कम आदमी के बैंक सिग्नेचर नहीं माने जाते, बाकी सब तो छोड़ो आप। मैं तो बर्थडे के बाद जाऊंगी बैंक। मेरे को तो नहीं अकाउंट खुलवाना, अपना अपना बंद हो गया। तो माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर बट ओनली फॉर प्रॉफिट। बैंक साइन क्यों मांगता है? सर बैंक तो एक बेनिफिशियरी, मतलब आपके एक बैकअप की तरह सिग्नेचर रखता है। मेरे तो अकाउंट से वापस नहीं चलते हैं। हाँ, 18 उम्र, सॉरी 18 साल की कम उम्र के लोगों के सिग्नेचर या उनके द्वारा करा गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडेड होता ही कोर्ट के पेपर में 5 पेपर में अलग अलग साइन। सर आप 10 पेपर में 10 साइन कराओ, कोई नहीं पूछता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आईसीआई के और ड्यू के दोनों में साइन मैच नहीं हो रहे मेरे तो। मेरे भी नहीं होते, मेरे कभी कोई बात नहीं, जिस दिन आप चेक पे साइन करेंगे आपके साइन अपने आप मैच, टेंशन के मारे तो सेव कर। क्योंकि चेक बाउंस हो गया तो पैसे देने पड़ेंगे। सीधी बात। अंगूठा छाप पैसे बचते हैं वो है। सर पंप की स्टैंप लगा दी है। देखो अभी तो वैसे नहीं होगा, वो आदत पड़ जाए तो अलग बात है। अभी तो सर वैसे अच्छे अच्छों को आदत पड़ जाती है जब चालान कटते हैं ना मुफ्त के। नगरा 500 रुपए लग, 500 रुपए लग गए गलत साइन करने के चक्कर में। तो देखा साइन मैच नहीं कर रहे, काटो 500 रुपए इसके अकाउंट से। अपने आप साइन मैच करेंगे, ध्यान भी रहेगा अगली बार कैसे साइन करें। हम 4 लोग खाने पे लग रहे नॉर्मल सा सर आप जैसे मर्जी करें, वो आपकी चॉइस। 10% लेटेस्ट तो मुझे। अरे मेरा अभिषेक का एक 5 बार चल रहा है साइन देते। मैं जी तो कहीं के जो ना जी। Now we come to the next part, which is called limited liability part. Limited liability partnership, popularly known as LLP. We have LLP Act 2008. इधर आ जाए भाई, क्या बात कर रहा है यार, क्या हो गया तेरे को? हम्म
LLP एक्ट 2008 की अगर मैं बात करूं तो इट इज ए हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी एंड पार्टनर। प्राइवेट कंपनी और पार्टनरशिप के बीच के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब LLP के कुछ बेसिक एग्रीमेंट्स या टर्म्स दे रखे हैं इन्होंने। हर वो इंसान जो पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972, 1870 एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932 can become a partner in LLP except कुछ लोगों को पार्टनर बनने का अधिकार इनमें भी नहीं मिला और यहां भी नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट लिखा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर को पार्टनर बनने नहीं देगा, बेनिफिशियरी में आता है कौन सा? बेनिफिशियरी मानेगा ना, पार्टनर नहीं बनता। एक्सेप्ट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिन लोगों से मैं फिलहाल घिरा हुआ हूं, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। नहीं बेटा ऐसे, मुझे क्या लगा और समझो मैं डिस्कस कर a person guilty under court of law कल ही एक मैं हाई कोर्ट की हियरिंग सुन रहा था बैठ के, मैं कहा वाह भाई वाह, मजा आ गया। सर ऑनलाइन केस चल रहा था एक बंदे का। केस को ले लो। हाँ सर, केस ऑनलाइन होते हैं। नहीं, जेल हम ऑनलाइन, जेल हाँ तो- जेल ऑनलाइन हो सकती है, आपका सारा इंटरनेट बंद कर दिया जाए। चलिए, a person who is insolvent, कंगाल आदमी कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। मगर तेरी बात कर रही है। बात तो ठीक है। who is adjudicated as insolvent and his application is pending, वो भी नहीं कर सकता। कोर्ट ने आपको घोषित किया। थैंक यू। हमारे पास लॉयर है। अब काम जैसे मैं कल के केस की बात कर रहा हूँ, कल मैं ऐसे यही केस सुन रहा था। एक टेनेंट ने अपने मकान मालिक को कहा कि मैंने आपको 1.5 करोड़ रुपए कैश दिया है और मैं मकान का मालिक हूँ, और मकान मालिक की डेथ हो गई। अब मकान मालिक की औलाद कह रही है 1.5 करोड़ रुपए कैश नहीं दिया इसने, और वो कह रहा है मैंने 1.5 करोड़ रुपए कैश दिया। अब कैश की तो कोई वैलिडिटी ही नहीं है, आया और खत्म हो और जब तक मैंने उसको कैश दिया और पेपर बनवाता उससे पहले बंदा पूरा हो गया। गया। अब आप क्या करें? चेकमेट हो गया। इसके भी 4 टेंडेंट हैं? विल में भी तो अरे भाई कैश ब्लैक में तो उसकी कोई बिल नहीं होती। सर कैश दिया और बंदा मर गया।
इतना कैश देख ही मर गया बंदा। अरे इतना ऐप क्यों नहीं घर में नहीं पड़ा वो क्या है? सर तो अब कैश दिया, बंदा मर गया, जो उसकी औलाद है वो खा गई, वो कह रहे हैं तुमने पैसे दिए ही नहीं। कर लो चेक, मिलेगा नहीं पैसा। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ने कहा ठीक है आपने कैश दिया, बंदा मर गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं फिर किराए पे रह रहे हो, आपने किराया नहीं दिया, आप एक काम करो 45 लाख रुपए जमा कर दो और फिर आपका कोर्ट केस शुरू होगा। कोर्ट क्या था? हाँ नहीं, कोर्ट पैसा नहीं मांगता। हाँ क्यों नहीं मांगता, केस करने की केस के, नहीं सर, कोर्ट मांगता। अरे तो वो कह रहा है आप लॉयर 45 लाख रुपए मांगता है। जमा कर दो, अगर आप केस जीत गए तो 45 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे आपको, अगर आप केस हार गए तो आपको 45 तो मिलेंगे मिलेंगे, देने पड़ेंगे, साथ में पेनल्टी अलग से देनी पड़ेगी। लॉयर मांगता है। कोर्ट कह रहा है, कोर्ट कब से पैसा? कोर्ट में नहीं रखवाता अपने पास, नोटिस किराए, मकान मालिक ने कहा कि ये किराएदार मेरे यहाँ पर 7 साल से रह रहे हैं, इसने किराया नहीं दिया, तो कोर्ट ने कहा एक काम करो पहले आप सारा किराया जमा करवाओ कोर्ट में और फिर केस लड़ा जाएगा आगे। ताकि कोई भूख फिर ऐसा तो जो मालिक का लड़का है वो तो पैसे खिला के जीत जाएगा और फिर वो डेढ़ सौ टेनिंग तो घुस जाएगा ऐसे। तो टेनेंट ने यही तो कहा, कह रहा है मैं अगर इतना अमीर होता तो मैं किराए पे थोड़ी रह रहा होता, तो जज ने कहा अगर आप इतने अमीर नहीं होते तो 1.5 करोड़ कहाँ से लाते, आपने अगर वो रेंट पे क्यों रह रहा है? घर हाँ, खरीद ले इससे घर अच्छा। खरीद ले। ढूंढ रहा था ना घर के लिए। तो अब एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, कोर्ट ने उसे कहा अगर आपने इस तारीख तक फॉर एग्जांपल 20 जनवरी तक ये पैसे जमा नहीं कराए तो कोर्ट केस भी नहीं होगा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा एज ए पेनल्टी, 4-5 साल के लिए। इतना तो वो सेटलमेंट कर ले मालिक तो छोड़ ही दे। एजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट, कोर्ट ने उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया बट इंसॉल्वेंसी से बाहर निकलने का टाइम दिया है कि अगर आप चाहते हो बाहर निकलना आप निकल सकते हो बाहर। अभी कल की तो बात है, 3 अक्टूबर को तो कोर्ट में केस हुआ है, 20 जनवरी टाइम दिया, आप 20 जनवरी तक पैसे जमा करा दो। उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ लिया, हाई कोर्ट में केस लड़ लिया, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ लिया, 3 जगहों को केस हार गया, तो हार के जज ने कहा आप ऐसा करिए आप जमा कराइए पैसे फिर बात करेंगे। फिर शायद जीत जाओ। तो इन्हें कहते हैं एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, कोर्ट ने इन्हें इंसॉल्वेंट कह दिया है बट अभी भी इनकी एप्लीकेशन को 20 जनवरी तक का टाइम तो मिला हुआ है, अगर वो 20 जनवरी तक पैसे लाके जमा करा देगा तो वो इंसॉल्वेंट नहीं है, केस चल पड़ेगा उसके आगे, तो एप्लीकेशन इज पेंडिंग, क्योंकि कोर्ट टाइम भी तो देगा ना किसी को कुछ काम करने के लिए। इलीगल सर, अब क्या लीगल क्या इलीगल, वो तो कह रहा है कोर्ट केस तब लड़ेंगे जब पैसे जमा कराओगे एक दिन की, और वो कंपनीज पे एप्लीकेबल है, इंडिविजुअली कौन, और सब जानते हैं बात, घर की डीलिंग कैश में ही होती है। थोड़ी बहुत चलती है में। क्या है घर में नहीं होना सारा जाता है 5-6 लाख रह जाता है बाकी नहीं सर, डिपेंड करता है आप कहाँ खरीद रहे हो, अरे जैसे आप तो 1 करोड़ जाता है ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल किसी प्लान टाउनशिप में खरीदो सर 100% कैश पे उस पे आता है वाइट वगैरह, आप कहो मैं डीएलएफ साउथ सिटी में घर खरीदना चाहता हूँ, कहोगे ठीक है आप खरीद लो, सारा कैश पे नहीं मिलेगा, वाइट में सारा वाइट में मिलेगा, सर कैश वाइट में नहीं आ सकता। नहीं टैक्स देना पड़ेगा उसको। टैक्स देने के बाद हो जाएगा। हाँ आपकी बुक्स में कैश इन हैंड खड़ा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, पर आपकी बुक्स में इतना कैश इन हैंड भी होना चाहिए, ये याद रखना। वाइट में आपके अकाउंट्स कह रहे हैं कैश इन हैंड है 25 लाख, आप कह रहे हो पेमेंट हो रही है 2 करोड़, भाई बाकी कहाँ से आया आ जाओ अंदर। ये तो बताओ, वो तो बताना पड़ेगा ना आपको, अगर आपकी बुक्स में है इतना कैश आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना अकाउंट सेविंग भी टैक्स दे सकते हो पहले। सेविंग्स मतलब जैसे पेरेंट्स का कोई सेविंग्स सर बिजनेस अकाउंट्स बनाते हैं, हम तो अकाउंट्स बनाते ही नहीं। हाँ तो वही ना, जैसे कुछ सेविंग्स हमने ले लिया या कुछ हाँ वो तो ना वो सेविंग्स हमारी सर कहाँ से आई सेविंग, 25-30 साल टैक्स आपकी सर वो 25-30 साल की इनकम टैक्स रिटर्न निकलवा लेगा, भरा ही नहीं मेरा। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न करिए, अब हर साल 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे हो, आपने तो पैसा जोड़ा कैसे पहले बताओ, किसको पागल समझ रखा है क्या आपने उन्हें, हाँ डकैती मारी। अरे बावड़े हो क्या, ऐसा नहीं होता। एक बार जरा ये डिफरेंस पढ़ लीजिएगा पार्टनरशिप और एलएलबी के बीच में, पेज नंबर 8.4 डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलबी। मुझे लगता है इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप इसे पढ़ लोगे तो आपको शायद समझ आ जाएगा, अगर नहीं समझ आए तो इट्स ओके, मैं ही पढ़ लूंगा।
वरना मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड बॉडी का मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी। वो तो लग वो अलग पॉइंट है। भाई बॉडी कॉर्पोरेट नो, बॉडी कॉर्पोरेट यस। बॉडी कॉर्पोरेट सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ ही आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंपनी है, अब कंपनी को गवर्न कोई एक इंसान नहीं करेगा, कंपनी को गवर्न एक बॉडी करेगी, मतलब ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। एक अकेला इंसान कंपनी गवर्न नहीं कर सकता। तो जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी उसको गवर्निंग बॉडी चाहिए, और जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगी उसे गवर्निंग बॉडी नहीं चाहिए। समझ गए? थैंक यू। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, एलएलपी कहती है पार्टनर्स आर एजेंट टू द फर्म ओनली एंड नॉट टू अदर पार्टनर्स। ट्रू। एलएलपी के अंदर क्योंकि उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी जो कहेगी वो मैं बाइंडेड हूं, बाकी पार्टनर्स क्या करेंगे उसके लिए मैं बाइंडेड नहीं। बात क्लियर है? जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, हम 6 लोग एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो हम 6 लोग एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में है, तो हम 6 में से कोई भी काम करेगा तो बाकी सारे उसके लिए बाइंडेड है, मना नहीं कर सकते कि हाँ हम पार्टनर्स हैं, हमें करना पड़ेगा। बट अगर हम यही 6 लोग एलएलपी बनाते हैं, तो एलएलपी जो काम करेगी उसके लिए तो हम सब बाइंडेड हैं, बट कोई इंसान अकेला कोई एग्रीमेंट करेगा उसके लिए हम बाइंडेड नहीं है, उसके लिए वो खुद बाइंडेड है, हमें उसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जी ठीक है जी। अगले पेज में देखिए लिखा है मेन क्लॉज ऑफ पार्टनरशिप डीड। मेरे ख्याल से आपको ये 14 क्लॉज पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे आराम से। सर नॉर्मल कंपनी ना एलएलपी होती है ना पार्टनरशिप होती है। एलएलपी पार्टनरशिप का एक फॉर्मेट है। कंपनी या तो प्राइवेट होती है या तो पब्लिक होती है, 1% कंपनी। एलएलपी इज एन ऑल्टरनेटिव टू ओपनिंग ए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में ना रेगुलेशन ज्यादा होती है, और एलएलपी में रेगुलेशंस कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है, पार्टनरशिप से ज्यादा, प्राइवेट कंपनी से कम। मेन क्लॉज ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, देयर आर 14 क्लॉजेस रिटन इन योर बुक ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आई गेस अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे आराम से, कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। फिर भी एक बार सरसरी नजर से निकाल लीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा तसल्ली हो जाए कि हाँ मैंने आपको कुछ पढ़ाया है। नहीं नहीं पढ़ाऊंगा। ओके मामला है।
या तो पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट होगी, या तो पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी। पार्टनरशिप डीड है, अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट होगी जो भी रूल्स हैं वो उसमें रिटन होंगे और वो बाइंडेड होंगे हमारे ऊपर, हम कुछ कर ही नहीं सकते उसका। बट अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी तो दिस इज स्टैंडर्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। The rules of standard partnership deeds are applicable. ओके जी, ये रूल्स आपने पहले भी पढ़े होंगे बट फिर भी मैं अपनी मन की तसल्ली के लिए एक बार दोबारा इन्हें दोहरा देता हूँ। सैलरी टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू अ पार्टनर, interest on loan to a partner and profit sharing ratio। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी एब्सेंट होगी तो सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% पर एनम और पीएसआर इक्वल होगा। आई गेस ये वाली बात आपको आती भी होगी। सही है जी, कौनो दिक्कत? जैसे कि आपने 12th में पढ़ा ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, वन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अदर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को आपको पे करना पड़ता है चाहे पैसे हो या ना हो, प्रॉफिट हो या, बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तभी पे करे जाते हैं जब प्रॉफिट्स होते हैं। तो सैलरी, आईओसी, ये दोनों ही मेरे लिए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या इसके नोट्स दोबारा से लिखवाने की जरूरत है पूरे? ओके है ना मामले? इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। I guess we are very clear with the concept of appropriation of profits and charge against profit सिर्फ तब देना पड़ेगा जब, नहीं, चाहे प्रॉफिट से ना हो तब भी देना पड़ेगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमेशा देना पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या, बट एप्रोप्रिएशन कब देना पड़ेगा? चलिए जी शुरुआत करते हैं इसके पहले प्यारे प्यारे एग्जाम्पल से। अरे यार नहीं कर रहा मैं, कुछ करना ही नहीं है इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है नहीं देना, लोन पे क्या इंटरेस्ट देना है, बट बेकार की बात। क्या दिला रहा है? ओ सीधा अगला एग्जांपल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, बीच कौन लगाया है? रिपीट हो। यार बने तो पड़े हैं, कहाँ है? तो भाई तुम्हें दोनों चीज आ जाती है। कितनी कम थी भाई? 50-70। एवरेज प्रॉफिट मेथड, गलत चैप्टर खोल लिया मैंने तो। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का ना, ये रहा।
आगे आगे नहीं से बड़ा आओ भाई, चिपके हुए। बिजनेस के डिसीजन या तो मेजोरिटी पे लिए जाते हैं तो कंसेंसस पे लिए जाते हैं। मेजोरिटी के डिसीजन वो होते हैं जो 50% से ज्यादा पे होते हैं, कंसेंसस के डिसीजन वो होते हैं जो 100% पे होते हैं। Decisions like admission, retirement, dissolution are consensus, and decisions like agreements are majority decision. अगर मैं पार्टनर्स की बात करूं, पार्टनर्स और लोन की बात करूं, तो एक होता है लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया है और एक होता है लोन जो फर्म ने पार्टनर को दिया है। ये वाला क्लॉज आई एम नॉट वेरी श्योर आपको याद है या नहीं, बट थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है उसके ऊपर अगर डिसाइडेड है तो आप वही परसेंटेज पे करोगे जो डिसाइडेड है, बट अगर डिसाइडेड नहीं है तो आप 6% पे करो, मिलेगा ना हमें तो पे करो, पार्टनर में फिर आप फर्म हो। बट अगर कोई लोन फर्म ने पार्टनर को दिया हुआ है तो वो फर्म के लिए एक एसेट है, अगर इंटरेस्ट डिसाइडेड है तो वही इंटरेस्ट मिलेगा, बट अगर इंटरेस्ट डिसाइडेड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट विल बी आपने। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, आपने लोन दिया है पार्टनर को या आपने लोन लिया है पार्टनर से। कभी कभी ट्विस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, हमने लोन दिया है पार्टनर को और एग्रीमेंट साइलेंट है, तो बालक क्या करते हैं बुद्धिमान, उसी पे 6% दे के आ जाते हैं, 6% तो लगना है इंटरेस्ट। तो बहुत 6% इंटरेस्ट उस लोन पे लगना है जो आपने लिया है एज ए फ्रॉम पार्टनर, जो आपने पार्टनर को दिया है उस पर कोई 6% नहीं लगना आपको। याद रही बात है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पर हम वो प्रॉफिट लिखेंगे जो अप्रोप्रिएशन के पहले है या अप्रोप्रिएशन के बाद है, और चार्ज के कोई भी आइटम जो P&L से माइनस होना है वो माइनस कर लेंगे, जो अप्रोप्रिएशन का है वो क्या कर देंगे माइनस करने से पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दी जाएगी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में अगर कुछ नहीं कहा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्लीकेबल होगी 6 मंथ्स के लिए। सैलरी और जो भी दी जाएगी वो हमेशा एनुअल सैलरी लिखी जाएगी। कमीशन जो भी दी जाएगी या तो वो बिफोर चार्जिंग होगी या तो वो आफ्टर चार्जिंग। 10/100 and 10/110 आई गेस विल डिफाइन दिस वेरी वेल। रिजर्व जब आप ट्रांसफर करोगे तो रिजर्व को आप ट्रांसफर करोगे, इसमें भी कुछ कंडीशंस है। रिजर्व ट्रांसफर करने का पहला है रिजर्व इज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, तो सेल्स का परसेंटेज होगा। रिजर्व इज ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो वो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज होगा। रिजर्व इज ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो वो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज। रिजर्व इज ए परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट विल कॉल फॉर आफ्टर चार्जिंग। तो ये तीनों का ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट्स को पीएसआर में बांट दिया जाता है, और मुझे लगता है कि आपको शायद करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा कुछ बेसिक आइटम्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए, हाँ वो ये है, आ रहा है रेशियो ऑफ एक्सपेंस है। ये बढ़िया लगता है, मुझे बढ़िया लगता है। मान लीजिए आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और प्रॉफिट कम है, तो फर्म सारे एक्सपेंस तो पे नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास उतने पैसे ही नहीं है देने के लिए। तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे किसी को भरपेट भेजेंगे किसी को भूखा मारेंगे, हम सबको प्रोपोर्शनेटली दे देंगे। तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं रेशियो ऑफ एक्सपेंस। जैसे यहां पर हमने लिया आईओसी देना है ए को 160, सैलरी देना है बी को, ए और वाई सैलरी देनी है वाई को 96, आईओसी देनी है ए को 160, दोनों मिला दूंगा तो 160 + 96 विल मेक 256।
बट हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो है 80,000। तो यार 2,56,000 का खर्चा उठाना है, पैसे 80,000 रुपए। अब क्या करें? 256 80 दोगे। अब 80 में या तो 80 के 80 आईओसी में दे दूं, या 80 के 80 सैलरी में दे दूं, या दोनों में बांट दूं 40-40। नहीं 40 नहीं। तो हम पहले निकालेंगे अपने रेशियो ऑफ एक्सपेंस, जो हमारे एक्सपेंस है उसको हम रेशियो बांट देंगे। रेशियो निकल के आया 5:3। फिर हम क्या करेंगे, हम अपने अवेलेबल प्रॉफिट को उस रेशियो ऑफ एक्सपेंस में बांट देंगे। 80,000 5/8, 80,000 3/8, 50 और 30। तो आईओसी मिलेगी अजय को 50,000, सैलरी मिलेगी विजय को। ये भी तभी होता है, अजय भी अभी भी तो ए और बी है। तभी देखने को मिलेगा। तो विजय को सैलरी मिलेगी 30, आईओसी मिलेगी अजय को 50। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम यहाँ लिख देंगे 76। तो बचेगा नहीं हुआ, एक साथ में ये क्या करा है मैंने भाई? कमीशन दे रहा है मेरे को। अबे 76 और 80 कैसे हो गए? या तो ये बाद में समझाया होगा। अरे तो वो बाद में समझाया होगा ना, फिर 76 बटेंगे ना। हाँ आएंगे ना। पता नहीं मुझे कहाँ था। बच्चे ने भी नहीं देखा होगा। नहीं नहीं, ये समझाने के बाद शायद काट के दोबारा लिखा होगा। टेंशन मत लो ना दे। आईओसी 50 30, ये मैनेजर कमीशन है। चल अरे तो बेटा क्वेश्चन में, हाँ आपके इसी में इसी में जुगाड़ लगा के चला जाओगा बेटा। ये हो गया ना, अब इसमें ये होता तो ऐसा कर लेते। तो फिर ये तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यहाँ से हटा देना चाहिए। सर ने कभी अलग पेन से भी लिखा है। हाँ तो अगर कुछ ऐसा होगा तो यहाँ से माइनस करके ऐसे दिखा देंगे। तो 80,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है, 50 का आईओसी दे देना अजय को, 30 की सैलरी देना विजय को, 80-80 पूरे हो गए, अकाउंट खत्म हो गया। सही है जी। क्या आपको 5 एडजस्टमेंट नामक टॉपिक याद है? ऐसे ठंडे प्रदेश के लोग हो वो तुम। हवा खा रही है। कभी ना बोलते मुझे बाहर बैठने दिया। आधे से भाई बढ़ा दे इसको, तो जुकाम ही लग गया। मन करती नहीं काम। नहीं करना है, पाँच बार दिया मैंने। कौन है तो तुम्हारी कोई और क्लास है? कौन है? नो घड़ी रुक गई। सवा 9 बजे। मैं घड़ी रुक गई। गाड़ी मेरे ज्यादा नहीं पड़ता। यार कभी कभी ये ड्रामा करती है। समझ पड़ी है पूरी। अरे वो जेब से ना ये खिंच जाता है कभी कभी निकलते हुए, तो वहीं रुक जाती है जहां वो खिंच गया, फिर उसके आगे चलती है बेचारी। एक दिन मैं कहा हाँ यार 7 बजे क्लास है, अभी तो 4 ही बजे, देखा 5:30 बज चुके थे। मैं साथ में था। वो घड़ी 4 बजे रुक गई। तू सर में गाड़ी दिन की बात कर। गाड़ी बिल्कुल ही बुद्धिमान लोगों वाली बात। आई होप आपको आईओसी निकालना भी आता होगा, पक्का ना? क्या ये दोबारा सिखाने की जरूरत है? कर लेंगे ना? हाँ हाँ। पार्टनर लॉस भी करते ना। लॉस में पी एन अप्रोप्रिएशन बनता है अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो। मतलब पार्टनर लॉस बेयर कर लेते हैं। अगर ना हो तो कभी कभी बुक्स नहीं बनाती, कभी कभी बनाती। लॉस में पार्टनर को बेयर करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस याद है हमें? एवरेज टाइम निकालना आता है? हाँ सर। 3 तरीके होते हैं ना, रट्टे मारे थे। 6 साढ़े 6 तक है ना। कितना बचा होता है उससे अभी निकाल। किसी और का तो 22 हाँ क्या था? पार्टनर की ड्राइंग्स अगर रेगुलर हो और अगर
इरेगुलर, अगर रेगुलर है तो इसका मतलब सेम अमाउंट और सेम इंटरवल पे पैसे निकाले गए हैं। अगर सेम अमाउंट और सेम इंटरवल पे निकाले गए हैं तो फॉर्मूला बन जाता है टोटल ड्राइंग्स इनटू आईओडी इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। जैसे वो कहता है एक्स हैज विड्रॉन रुपीज 10,000 पर मंथ एंड द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो द वर्ड इज, ये तो बिगिनिंग लिखा है यहाँ पर। अच्छा ये एंड भी बड़ा यार, ये तो फिर बाद में ठीक करना चाहिए। नहीं तो क्या है हमारी- हाँ ये अभिप्राय है। हाँ सर, पढ़ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, एग्जाम्पल केवल पहले मैंने बिगिनिंग पढ़ाया होगा, फिर मैंने उसे लास्ट में एंड कर दिया होगा, फिर मिडल। फिर आपने बता दिया कि नहीं ये यहाँ हाँ हाँ हाँ, ये मैं बहुत बार करता हूँ, बार बार कौन लिखता रहेगा इतना सारा सेंटेंस यार। In the beginning of every month, IOD will be charged at the rate of 10% per annum. Calculate interest on loan. तो 10,000 रुपए पर मंथ निकाले तो 10,000 इंटू 12, IOD का रेट 10% है तो 10/100 इंटू एवरेज टाइम मनने ना आवे है अपॉन 12। अब एवरेज टाइम निकालने का फॉर्मूला कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अगर आपने पहली बार निकाला होगा तो पूरा साल आपके लिए बचा है 12 महीने। आखिरी ड्राइंग हुई होगी 1 मार्च को, तो आपके पास बचा है 1 महीना। 12 + 1 13/2 बिकम, तो 6.5/12। द आंसर इज 6500 एज एन आंसर। ये एक छोटा सा टेबल था जो हमने पढ़ा था, 6.5, 6, 5.5, 7.5, 6, 4.5, 3.5, 3 से 2.5। ये यार तो वो निकाले। और इसको करने का आसान तरीका एक और भी है, जो भी आपको ड्राइंग्स दे रखी हो, 7 महीने, 9 महीने, 8 महीने, 11 महीने, जो भी ड्राइंग दे रखी हो, मिडिल में उसको आधा करना, प्लस आधा माइनस आधा। यो ब्रदर, प्लस करना है। मंथली फॉर 7 मंथ्स, 7 का आधा हुआ 3.5, 3.5 में आधा हुआ 4 और 3, प्लस माइनस। प्लस माइनस। बिगिनिंग में तो प्लस हो जाएगा। एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स, 9 का आधा हुआ 4.5, 5 और 4, अच्छा मंथ का फिर आधा, फिर उसमें आधा प्लस। आधा। नहीं पहले भी तो पढ़ाया था, याद है मुझे। ये लिख ले, बड़ी अच्छी चीजें नहीं अच्छी नहीं चाहिए तो। हाँ, नहीं ऊपर आधा प्लस नीचे आधा नहीं। बिगिनिंग और बीच में आधा, जो ऊपर महीने दे रखे हैं, खत्म कहानी। बीच में नंबर कॉल आप देखो ना, मंथली में भी तो यही हो रहा है, 12 महीने हैं तो 12 का आधा 6, 6.5 और 5.5, 6 महीने हैं तो 3, 3.5 और 2.5, वो तो यही रहा हर जगह पे। 3 महीने। क्वार्टरली है तो 12 का आधा 6, अब ये 3 महीने हैं तो 1.5 प्लस 1.5 माइनस। सर हर महीने का आधा है, आपने 3 महीने से करा तो 1.5 खींच लिया, आपने 1 महीना करा तो आधा आधा खींच लिया, क्या फर्क पड़ता है। 9 महीने की 9 महीने की ड्रॉइंग है सर, 4.5, 5 और 4, 3। और आईओडी निकालने का दूसरा मेथड होता है हमारे पास इरेगुलर ड्राइंग्स में, या तो सिंपल मेथड या तो प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड जो मर्जी करिए, आप पहले प्रोडक्ट पे हाथ लगाइएगा, आसान होता है। पढ़ाया था ये, वेरी गुड। देख लीजिएगा सिंपल मेथड, आप एक बार देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा शायद देखकर, और प्रोडक्ट मेथड की शक्ल देखेंगे तो शायद ये भी याद आ जाएगा। ये बड़ी मेथड। जब अभी कराया था तो क्या सो रहे थे। अब हम आते हैं बेहतरीन टॉपिक कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। इतना बेहतरीन। 9:30 तक पढ़ लो। I don't know। खाना पीना भी दिया भाई के। मुझे काम पे जाना है 9:30 बजे, तुम में से वो स्कूटी पे आया, मुझे बाहर छोड़, हो गया काम। पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट कहता है आप इस साल की गलतियां ठीक नहीं कर रहे, आप पिछले साल की गलतियां ठीक कर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ द पास्ट ईयर इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। बिल्कुल सही बात। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 पार्टनर है एक्स और वाई, 3:2 में काम कर रहे हैं। एक्स को 20,000 रुपये महीना और वाई को 50,000 रुपये पर क्वार्टर सैलरी मिल रही थी।
बीच का value। तो x की 2,40,000 रुपए की सैलरी बनी, y की 2 लाख की सैलरी बनी, 4,40,000 की सैलरी देना भूल गए सैलरी दे देंगे और प्रॉफिट है 6 लाख। पहले जितना ज्यादा वापसी ले लेंगे, फिर जो देना है वो दे देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रॉफिट बांट दिया है वो वापस ले लेंगे। ये यार, जो प्रॉफिट हमने दिया है वो वापस ले लेंगे। तो फर्म के पास 6 लाख प्लस हो जाएंगे और पार्टनर के पास से वो पीएसआर में माइनस हो जाएंगे। ये तो बड़ा फिर रिवर्स कर देंगे जो गलत हो गया। अगर मैंने सैलरी गलत दे दी तो वापस ले लोगे। सैलरी जब आईओसी देना था, सैलरी दे दी तो सैलरी वापस ले लेना। बट हम तो निकम्मे, हमने कुछ करा ही नहीं, वही दे देंगे। तो रिवर्स ही नहीं होगा कुछ। प्रोवाइड व्हाट इज टू बी प्रोवाइडेड, जो देना है दे दो। सैलरी देनी है 4,40 माइनस 2,40 प्लस 2 लाख प्लस। बैलेंस द फर्म एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर, जो बच जाए उसको बैलेंस कर दो। 6 लाख में से 4,40 गया, बचा 61। जो भी आपका आंसर है उसका साइन उल्टा करके लिखना। 6 लाख माइनस 4.4 लाख विल गिव 1.6 लाख। प्लस का आप माइनस कर लेना। और अगर फर्म माइनस है तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, प्लस। और अगर फर्म प्लस होती तो पार्टनर हो जाते। ये पीएसआर में बांट देना। ये करने के बाद फर्म तो नील आएगी, क्योंकि आपने एक तरीके से बैलेंस सीडी तो यही निकाल दिया। सीडी के बाद तो नील है वो। फिर इनको प्लस माइनस करना, कुछ आंसर आएगा। इनको प्लस माइनस करना, कुछ आंसर आएगा। जब आंसर निकालोगे एक प्लस का आएगा और एक प्लस वाला क्रेडिट, माइनस वाला डेबिट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का रूल होता है माइनस एंड प्लस। सही है जी। जनरल एंट्री आ जाना ऊपर। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 24,000, बात खत्म। तो कुछ याद आया? वो कंडीशन कहाँ लिखवाई है मैंने? अरे 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 लिखवाई नहीं मतलब मैंने। हाँ ये बात भी सही है, आखिरी में लिखवाता हूँ सारी मेहनत कराने के बाद। बट लिखी दिख नहीं रही कहीं मुझे। हम्म? जादू लिखवाया होगा, मैंने नहीं लिखा होगा, ये भी हो सकता है। मैंने कहा मैं नहीं लिख रहा, तुम लिख लो अपने आप। ये मैं बहुत बार करता हूँ, बार कौन लिखता रहेगा बार बार बैठ के। रिवर्स द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। रिवर्स द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हर बार नहीं होगा, कुछ कंडीशंस में ही करा जाएगा। कंडीशन नंबर 1, जब आपने प्रॉफिट गलत पीएसआर में बांटा हो तो आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा। ज्यादा बढ़ दो ज्यादा बांटा हो कम बांटा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, रेशो गलत बांटी है इससे फर्क पड़ता है। तो बोला है, ज्यादा बांट लो। मतलब जैसे एक में एक को डाल दे दिया, दूसरे को कम दे दिया। अगर रेशो ही गलत है तो कोई नॉर्मल मैनुअल कैलकुलेशन थोड़ी करता है। ये तो एक्सेल में लगे हुए फॉर्मूले अपने आप निकल के आते हैं आंसर बाहर। हो गया। सर नहीं, टैली भी हो गया ना पहले। सर एक्सेल तो हमारा अच्छा दोस्त है, देखिए उससे हमारी बहुत पक्की दोस्ती है। मैंने छोड़ भी दिया तो। सर एक्सेल तो कैलकुलेटर से भी बहुत जानदार है, बहुत जानदार, बहुत एक ज्यादा जानदार। नहीं, एक करो, एक्सपेरिमेंट करो, बाकी मुझसे अपने आप हो जाते हैं। हाँ, तो बहुत प्यारा दोस्त है मेरा वो। हाँ हाँ, अब इसी में जाएंगे धीरे धीरे, एक्सेल चलाना है। तो रिवर्स कब करना है प्रॉफिट? जब आपने गलत रेशो में बांट दिया, आपको प्रॉफिट रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपका प्रॉफिट स्लैब में बंटना था, आपने स्लैब में बांटना है प्रॉफिट, तो रिवर्स करना। स्लैब में बंटने का मतलब पहले 50,000 को 1-1-1 में बांटो, फिर अगले 30,000 को 2-2-1 में बांटो, और बचे हुए प्रॉफिट को आप कैपिटल रेशो में बांट दो।
तो अगर आपने प्रॉफिट को बांट बांट के बांटा हुआ है तो आपको प्रॉफिट रिवर्स करना ही पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। तीसरा केस जब आपको प्रॉफिट रिवर्स करना ही पड़ता है वो है व्हेन प्रॉफिट वाज लेस देन द एक्सपेंसेस। अगर आपने रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस में बांटा है प्रॉफिट तो आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। एंड चौथा केस वो है व्हेन एडजस्टमेंट एंट्रीज आर टू बी पास। ये चार कंडीशन कहती हैं कि आपको प्रॉफिट को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 1 जब रेशियो गलत हो, कंडीशन नंबर 2 जब आपने प्रॉफिट को स्लैब में बांटा हो, कंडीशन नंबर 3 जब आपका प्रॉफिट एक्सपेंसेस से कम हो, कंडीशन नंबर 4 जब आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज बनानी। ठीक है जी, कौन सा रहेगा? हाँ 5 गारंटी वो हमारे लिए होना, लेकिन गारंटी केस में भी आपको प्रॉफिट वापस बांटना है, देयर इज नो चॉइस। तो ये वो 5 कंडीशंस हैं जब आपको प्रॉफिट रिवर्स लेना मैंडेटरी है। अदरवाइज इन 5 के अलावा कभी भी आप प्रॉफिट रिवर्स ना ले, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। चैप्टर नहीं आता, यूनिट आते हैं। हाँ। अगर पूरी यूनिट है ना वो, अब कुछ भी आ जाएगा उसमें से। बट इसमें तो कुछ भी है, मुझे लगता है कोई बहुत अजीब बात नहीं होनी चाहिए। अब आपको कोई एडमिशन क्वेश्चन दे, रिटायरमेंट दे, कुछ भी दे, आप कर लोगे आराम से, कोई गारंटी नहीं। चलिए जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप थोड़ी बहुत इलस्ट्रेशन करने लायक हालत में आ गए होंगे। इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए नेट 5 नहीं करना, क्योंकि जब वो है कैपिटल रेशो है ना 5 में। 6 7 गारंटी भी दे दूं करने के लिए, कर लेना, हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो और भी बढ़िया। 8 9 चैप्टर खत्म। एक illustration अगर कहो तो 10 मिनट में वो भी करा दूं, नहीं 10 ही मिनट लगेंगे मुश्किल से। नहीं बड़े निकम्मे हैं। ज्यादा बड़ा हो दोबारा ले आऊंगा। क्या ले आओ सर, मेरी तरफ से मुझे क्या दिक्कत है। अब आप देखो आगे वाला कोर्स तो ऐसे दौड़ेगा देखो, चीज ही ना हो सर। अब ये कराने की मेरी इच्छा नहीं है, आपकी करने की इच्छा हो तो आप बताओ, मैं फिर भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है इसे कराने की यार। ये बुक किसकी है? क्या इसके अंदर बुक नोट रखी है?